The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है आपने सब पढ़े हैं, आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप ग्रुप में मेंशन कीजिए, वी विल अलॉट ए टाइम टू यू एंड आफ्टर दैट वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तक हम इन्फ्लेशन को पढ़ रहे थे। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बेसिक जितने भी एक बेसिक लेमेंट की अप्रोच से इन्फ्लेशन को समझाया, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में जब मैंने इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव बताया तो उसके बाद में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से इन्फ्लेशन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, उसके कॉजेस क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इन्फ्लेशन के डायमेंशंस क्या होते हैं, और फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़ी इन्फ्लेशन से मिलती हुई। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज एस्टिमेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया। एस्टिमेट्स क्या होते हैं, यानी कि हम इन्फ्लेशन को नापते कैसे हैं। एस्टिमेट्स का मतलब यही तो होता है कि हाउ वी आर मेजरिंग एनीथिंग, हम इन्फ्लेशन को कैसे मेजर कर रहे हैं वो हमको जानना है। ठीक, तो एस्टिमेट्स जो होते हैं बेटा, तो दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक मेजर होता है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है, आई एम श्योर ये सब आपने सुने होंगे। एक प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, एक कोर इन्फ्लेशन होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई क्लियर नहीं होंगी, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। जनरली इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखा जाता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों टर्म्स के एक साथ क्वेश्चन आएगा और इन दो टर्म्स का एक साथ क्वेश्चन आएगा। ऐसे बहुत कम चांसेस है कि आपसे डब्ल्यूपीआई और हेडलाइन इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन पूछ ले, और या फिर आपसे सीपीआई और कोर इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन पूछ ले। जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपका बेटर मेजर है, और हमें सीपीआई को मेजर कैसे करना चाहिए, या हमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। उसके कंपैरिजन में पीपीआई को पूछ लेगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन, इनमें से कौन सा बेटर मेजर है वो सब हमको देखना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डब्ल्यूपीआई से, फिर हम सीपीआई को देखेंगे, फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, फिर हम पीपीआई को पढ़ेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में, और इसी के साथ हमारा इन्फ्लेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। इन्फ्लेशन का एक टॉपिक बचेगा दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, वो जब हम मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई को पढ़ेंगे तब समझेंगे। हमको समझना है डब्ल्यूपीआई। व्हाट इज डब्ल्यूपीआई? सबसे पहले तो हमको डेफिनेशन समझनी है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो होलसेलर के पास चीजें आ रही हैं वो किस प्राइस पे आ रही हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स वो होता है। मोटा माटी मुझे देखने से इतनी चीज समझ में आई कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मुझे क्या बता रहा है कि होलसेलर के पास किस प्राइस में, ठीक है, किस प्राइस में कोई भी चीज आई, दैट इज नोन एज द होलसेल प्राइस इंडेक्स। राइट, अब मुझे होलसेल प्राइस इंडेक्स की ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट विल आई डू कि मैं पहले से ही समझने की कोशिश करूंगी कि होलसेल क्या होता है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने लेट्स से 10,000 प्रोडक्शन किया। किस चीज का प्रोडक्शन किया?
लेट्स से सर्फ को बनाया, जिससे कपड़े धोते हैं, 10,000 सर्फ बनाया, तो क्या ये फैक्ट्री 10,000 का 10,000 प्रोडक्ट 10,000 घरों में जाके डिस्ट्रीब्यूट करेगी? क्या ये फैक्ट्री जो है 10,000 के 10,000 जो इसने प्रोडक्शन किया है, जो इसका आउटपुट है, क्या 10,000 के 10,000 आउटपुट को ये 10,000 घरों में जाके सेल करेगी? नहीं, ये क्या करेगी, ये अपने माल को बल्क में बेचेगी। बल्क में किसको बेचेगी? होलसेलर को। अब ये होलसेलर कौन हो सकता है? ये होलसेलर दो तरीके के लोग हो सकते हैं। पहला तो जो परचून की दुकान आपके पास में चला रहा है, यानी कि जो किराना स्टोर। दूसरा जो आपके जो शॉपिंग मार्ट हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, वहां पे बेचेगी। लेकिन क्या ये उनको एक एक कमोडिटी बेचेगी? नहीं। 10,000 है तो मे बी 2,000, 3,000 ऐसे करके उन्होंने होलसेलर को बेच दिया। मार्केट किस तरीके से फंक्शन होता है मैं वो समझा रही हूँ। फिर होलसेलर से वो कहाँ गया? फाइनल कंज्यूमर के पास गया। आप लोग जो सामान खरीदते हो वो मैक्सिमम टाइम आप होलसेलर से खरीदते हो। आप फैक्ट्री से सीधा सामान मैक्सिमम केसेस में नहीं खरीदते हो। फैक्ट्री आउटलेट होते हैं, लेकिन हर चीज का फैक्ट्री आउटलेट नहीं होता है। जनरली कपड़ों का ही फैक्ट्री आउटलेट होता है, ठीक है। तो आप होलसेलर के पास जाएंगे और वहां से सामान खरीदेंगे। तो अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हमने समझा इस पूरे मैकेनिज्म से, होलसेल प्राइस इंडेक्स किस चीज को मेजर कर रहा होगा? इट विल बी मेजरिंग द एवरेज चेंजेस। किस चीज में एवरेज चेंजेस? इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। इतना तो क्लियर होगा। कमोडिटीज के प्राइसेस फॉर बल्क सेल, यानी कि यहां पे होलसेलर को किस रेट में प्राइस पड़ रहा है, बल्क सेल यहां पे, ठीक, एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। इतना समझ में आ गया होगा। होलसेल क्या कर रहा है? प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो एवरेज चेंजेस है इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज फॉर बल्क सेल एट अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रांजेक्शंस। इतना समझ में आ गया। अब बेस ईयर क्या है? बेस ईयर क्या है? बेस ईयर है 2011-12। बेस ईयर क्या होता है? एक ऐसा ईयर जिसके कंपेयर करके हम बताते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ठीक है। समझ में आया बेस ईयर क्या होता है? अब बेस ईयर में कैसे पता चलते हैं? लेट्स से हमको 2022 और 23 का इंडेक्स देखना है, तो हम क्या करेंगे, सेम मंथ में इसमें बास्केट क्या है और सेम मंथ में इस ईयर में बास्केट क्या था, और जो चेंजेस होगा उस चेंजेस को हम क्या बोल देंगे? इन्फ्लेशन। अगर बढ़ा हुआ मिलेगा तो इन्फ्लेशन बोल देंगे, घटा हुआ मिलेगा तो डिफ्लेशन बोल देंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बास्केट क्या है वो हमको समझना है। देखिए, इकोनॉमी में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, यू अग्रीड? बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हर साल इकोनॉमी में होता है। क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम हर किसी का जो प्राइस है वो चेक कर पाए, या हर किसी के प्राइस को इन्फ्लेशन में कैलकुलेट कर पाए? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम सर्टेन कैटेगरी डिसाइड करते हैं और उस कैटेगरी में कुछ कुछ गुड्स के प्राइस हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा एक बास्केट हो जाता है, ठीक। बास्केट क्या है?
क्योंकि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में मेजर नहीं कर सकते, तो बास्केट क्या है, ये हमारा प्रॉक्सी का काम करता है। ये हमें बताता है कि ओवरऑल चेंजेस कितने होने वाले हैं। ठीक, अब WPI के लिए क्या बास्केट है वो समझने वाली बात है। WPI के लिए क्या बास्केट है, इंडेक्स बास्केट जो है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो आपको समझना है। ठीक, सबसे पहले तो जो 2011-12 का इंडेक्स बास्केट है वो हमको समझना है। और कितने आइटम है, 697 आइटम्स। कितनी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये आइटम, 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं। कितनी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये आइटम, 3 कैटेगरी के अंदर आएंगे। पहली जो कैटेगरी होगी उसमें आएगी प्राइमरी आर्टिकल्स, दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी फ्यूल एंड पावर की, तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की। प्राइमरी आर्टिकल्स में कितने आर्टिकल्स होंगे, 117, कितना परसेंट हुआ, 22.62%। फ्यूल एंड पावर में कितने आर्टिकल्स होंगे, 16, कितना परसेंट हुआ, 13.15%। इसके बाद में मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में कितने आइटम होंगे, 564, और इसमें कितना परसेंटेज हुआ, 64.23%। अगर हम इस बास्केट को देखें, इस बास्केट में 697 आइटम्स है, और जो 697 आइटम्स है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में अगर ज्यादा चेंजेस नहीं भी होंगे तो अभी WPI बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसमें और डिटेल में जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइमरी आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं। क्या आते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसके अलावा क्या आता है, मिनरल्स आते हैं, जितने भी जो मिनरल्स हैं जो नए आते हैं, मिनरल्स ग्रुप्स जो होते हैं वो आते हैं। फ्यूल एंड पावर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर आता है, कोल आता है, कोल के अलावा क्या आता है, पेट्रोलियम, ये सारे आते हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं, रबर थ्रेड, टिश्यू पेपर, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें से, लेदर हो गया, मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में कंसिडर किया जाता है। अब हमको देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बेस प्राइस है वो 2020 हमने बेस ईयर लिया, और बेस प्राइस में जो हमारा गुड है वो कितने का है, 2000। और जब हमने रिसेंटली लिया 2023, रिसेंट में हमारा वो जो गुड था वो कितने का हो गया, 3500 का। अब अगर हमको WPI कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, करंट प्राइस कितना है, 3500,
बेस प्राइस कितना है 2000 इंटू 100, कट कर दीजिए, तो क्या है हमारा इंडेक्स की वैल्यू 175। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। WPI क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, WPI का बास्केट क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको ये देखना है कि WPI का यूज क्या करते हैं हम, व्हाट आर द यूजेस ऑफ WPI। तो जो सबसे पहला यूज हम करते हैं वो हम करते हैं फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई। फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से करते हैं हम इसको, जो डिमांड और सप्लाई होती हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, डिमांड और सप्लाई की कंडीशंस, जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कुछ हुआ, इंटरनली मार्केट में कुछ हुआ, बहुत छोटा सा चेंज डिसरप्ट करता है। तो जो डिमांड और सप्लाई कंडीशन है इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम प्रेडिक्ट करते हैं। और ग्रोथ अगर WPI में है, WPI में अगर ग्रोथ है यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग। Whenever there is a growth in WPI, हमने WPI को कैलकुलेट किया और हमको पता चला कि भाई WPI तो ग्रो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा का क्या मतलब है, डिमांड ज्यादा है, यानी कि सरप्लस डिमांड है। तो अब हमको जब ये पता चल गया कि सरप्लस डिमांड है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब हम सरप्लस डिमांड की बात कर रहे हैं तो यानी कि जितना हम सप्लाई कर रहे हैं दैट इज लेस देन डिमांड। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अब तक, मैंने जितने भी बकवास अब तक की ये चीज तो आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी कि जो WPI है उसमें जो ग्रोथ है, ठीक, वो इन्फ्लेशन से इंड्यूस्ड हो रहा है। यानी कि WPI एक हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन को पता कर रहा है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम अकॉर्डिंगली पॉलिसी मेजर्स ले पाएंगे। तो जो पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा WPI पे डिपेंड करती हैं, ठीक। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब देयर इज अ ड्रॉप इन WPI, जब WPI में ड्रॉप होगा तो इसका मतलब क्या है कि डेफिसिट डिमांड है, लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं। तो जो फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, फोरकास्ट क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि डिमांड का क्या सिचुएशन चल रहा है, सप्लाई का क्या सिचुएशन चल रहा है, ठीक। दूसरा क्या यूज है, दूसरा WPI का क्या यूज है, कॉम्पनसेशन ऑफ monetary values and real values। कॉम्पनसेशन है मॉनेटरी वैल्यूज और रियल वैल्यूज का। जो रियल और मॉनेटरी वैल्यूज है लाइक नेशनल एग्रीगेट, नेशनल इनकम, और जो एक्सपेंडिचर है वो हम WPI की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा इंडिकेटर है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, इससे हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन का अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो इंडिकेटर है, क्योंकि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो वही प्राइस आगे जाके कंज्यूमर को पास ऑन होंगे। होलसेल अपने घर से तो पैसे लगाएगा नहीं, या होलसेल प्राइस सिर्फ इसीलिए तो कम नहीं कर देगा जो होलसेलर है कि कंज्यूमर को तकलीफ ना हो, ठीक है। इसके बाद में जो कॉस्ट इवैल्यूएशन है, जितने भी प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट इवैल्यूएशंस होती हैं उसमें ये हेल्प करेगा इंडेक्सेशन में, ठीक है। लेट्स से मेरे को एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो कि मुझे 2027 से रिटर्न देगा। अब मैं क्या करूंगी, पिछले 5 साल का WPI देखूंगी और मैं देखूंगी कि पिछले 5 साल में WPI किस तरीके से मूव कर रहा है, कितने % का प्राइस इंक्रीज है, कितने % जो है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, वो सब मैं इससे देखकर और फिर मैं आगे डिसाइड करूंगी कि जो मेरा रेट ऑफ इन्फ्लेशन है और जो मेरे को रिटर्न्स है
उनमें कितना डिफरेंस है, एंड देन आई विल डिसाइड कि मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं। जैसे कि एयरपोर्ट होते हैं, शॉपिंग मॉल होते हैं, ये सब क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें लॉन्ग टर्म एफर्ट डलता है, इनमें जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, तो एक सफिशिएंट फ्यूचर फाइनेंशियल आउटफ्लोज जो होता है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। इसके बाद में क्या है कि जब हम इसको देखते हैं तो गवर्नमेंट पता लगा सकती है कि इकोनॉमी के ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हमने 3 कैटेगरीज में बास्केट को डिवाइड किया था, प्राइमरी, फूड एंड फ्यूल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, तो हम हर कैटेगरी से पता लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या जो कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव कैटेगरी है जो कि अनप्रोडक्टिव है। गवर्नमेंट इसको अनप्रोडक्टिव जो है उसमें मीजर ले सकती है ताकि वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए। ठीक, जब सरकार को पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है तो सॉल्व कैसे होगी, तो जब हम WPI मेजर कर रहे हैं तो हमको ये चीज पता चल जाती है ना कि हमें अपना एनहांस कहाँ पे करना है प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं और हमको अपने डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज मिलती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको कौन से सेक्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कौन से सेक्टर को हमको ग्रो करना है बाय यूजिंग वेरियस इंडस्ट्रीज। दिस इज यूज्ड एज डिफ्लेटर, हम इसको एज ए डिफ्लेटर भी यूज करते हैं। आपने GNP डिफ्लेटर जो है वो पढ़ा होगा और GDP डिफ्लेटर पढ़ा होगा, रियल GDP अपॉन नॉमिनल GDP इंटू 100, समथिंग लाइक दैट होता है, आइदर रियल GDP अपॉन नॉमिनल GDP और नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एज ए डिफ्लेटर भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद में इंडेक्सेशन होता है, और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जनरली WPI को ट्रैक करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाने के लिए। इसको वो क्या मानते हैं, की मैक्रो इंडिकेटर्स। व्हाट इज इट, दिस इज की मैक्रो इंडिकेटर्स। ये जो WPI है, ये WPI आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही समझना है WPI में। WPI क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, किस सेक्टर का कितना परसेंटेज है, कौन सी कैटेगरीज हैं और उसके यूजेस क्या हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊं वो जल्द से जल्द आपको मिले।